फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेपरवाही भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा साक्षी ने अपना टेस्ट करवाया था। टेस्ट करवाने के बाद पता चला साक्षी एक स्वस्थ माँ बनने के काबिल है। उसने सबसे पहले यह बात अपने पति सहदेव को बताई, लेकिन सहदेव ने उसे सबको बताने से मना कर दिया और उसने अपनी सच्चाई साक्षी को बता दी कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। साक्षी ने सहदेव को कहा कि वह कम से कम अपनी माँ को बता दे, लेकिन सहदेव ने किसी को नहीं बताया। साक्षी की शादी की 10वीं सालगिरह और जन्माष्टमी का त्यौहार एक ही दिन पड़ रहे थे। झांकियाँ देखने सब जाएंगे तो साक्षी भी तैयार थी, लेकिन निकलने से एकदम पहले सहदेव ने साक्षी को प्यार से कहा, यदि वह घर पर ही रहे तो अच्छा रहेगा। साक्षी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम भी तो रुक सकते हो घर पर, माँ के साथ मैं चली जाती हूँ। सहदेव बोल उठा, वो सब तुम्हें बांझ और अपशगुनी समझते हैं ना, इसलिए तुम नहीं जा सकती। साक्षी का मुंह अपमान से लाल हो गया। वह गुस्से से बोली, अपशगुन अगर होगा तो तुम्हारे जाने से होगा, क्योंकि बांझ तो तुम हो। फिर कृष्ण के बाल रूप चित्तर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर रो लेने से मन कुछ हल्का हुआ। उसने अपने कपड़े अटैची में डाले और अपने मायके के लिए निकल पड़ी। अब आगे। हमारे समाज में औरतों के पास ज़्यादा ठिकाने नहीं होते जहाँ वह सुकून और सुरक्षा के साथ रह सके। माँ बाप और भाइयों का घर जिसे मायका कहते हैं, वो जगह है जहाँ सुकून, सुरक्षा और ठिकाना तीनों बिना शर्त मिल सकता है। बहुत भाग्यहीन होती हैं वो लड़कियाँ और औरतें जिनके नसीबों में मायके का ऐसा सौभाग्य नहीं होता, और उनसे भी ज़्यादा बदनसीब होते हैं वो मायके वाले जो अपनी ही बेटियों और बहनों को ये बेफिक्री और सुकून नहीं दे पाते। जिस आंगन में विवाह से पहले बेटियां हक से खेल सकती हैं, शादी के बाद उसी आंगन में उसकी चहलकदमी तक भारी लगने लगती हैं। लड़कियां भी इस सच से अक्सर वाकिफ होती हैं कि शादी के बाद पति के बिना मायके में उनका स्वागत नहीं होगा, इसलिए ससुराल वालों की जातियों को सारी सारी जिंदगी बर्दाश्त करती रहती हैं, लेकिन जब तक हो सके मायके वालों को परेशान नहीं करती। खैर, साक्षी मायके की तरफ से खुशनसीब थी। उसके माँ बाप ने उसका दुख सुना, समझा और उसे सपोर्ट भी किया। सहदेव, जिसे पाकर वह साक्षी के और अपने भाग्य को सराहते नहीं थकते थे, उसके झूठ से बहुत दुखी हुए। वह साक्षी को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन उन्होंने साक्षी को भरोसा दिया कि जैसा वह चाहेगी वैसा ही होगा। और साक्षी को वो फिलहाल आहत थी, लेकिन वह सहदेव के साथ ही रहना चाहती थी। उसके बगैर उसने कभी अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। उसे यह भी मालूम था कि सहदेव भी उसके बगैर ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगा और एक दिन वो दोनों फिर साथ होंगे। वह दोनों बच्चे के बिना भी खुश हैं। उसे परेशानी सिर्फ सहदेव की उस चुप्पी से थी जो उसे सबके सामने दोषी साबित कर रही थी। वह सिर्फ इतना ही चाहती थी कि सहदेव बेशक अपना सच किसी को ना बताए, लेकिन उसकी सच्चाई अपनी माँ को बता दे। वो सहदेव को कुछ वक्त देना चाहती थी ताकि वो उसके लिहाज से भी सोचे। साक्षी को मायके आए 1 महीना हो चुका था, लेकिन इस बीच सहदेव और उसके घर वालों की तरफ से कोई फ़ोन या पैगाम नहीं आया। साक्षी रोज इस आशा के साथ जगती, शायद नया दिन उसके लिए कोई खुशी लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 1 महीना और निकल गया। साक्षी का प्रेम और धैर्य धीरे धीरे दुख और फिर क्रोध में ढलने लगा। यह क्रोध सहदेव के झूठ पर था, अपने अधूरेपन की बेबसी पर था और समाज पर था जहाँ जिम्मेदारियों का सारा बोझ और फर्ज सिर्फ औरत पर थोप दिया जाता है। साक्षी के दिन इसी बेबसी में गुजर रहे थे कि उसकी मुलाकात सहदेव के पुराने दोस्त गोपाल से हुई। गोपाल ने वही नर्सिंग होम बतौर सीनियर असिस्टेंट ज्वाइन किया था जहां साक्षी काम करती थी। साक्षी गोपाल से मिलकर असहज सी हो गई थी, क्योंकि गोपाल सहदेव का गहरा दोस्त था और साक्षी के ससुराल के घर के कुछ ही दूरी पर रहता था। उसकी पत्नी रमा को कैंसर हो गया था, इसलिए साक्षी की शादी के कुछ महीने बाद ही वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ मुंबई चला गया था। वह साक्षी और सहदेव की शादी में भी शामिल नहीं हो सका। तब से उसका मकान बंद ही पड़ा था। गोपाल साक्षी से बहुत शिष्टता से पेश आता। डॉक्टर साहिबा के सीनियर असिस्टेंट की हैसियत से गोपाल उनके साथ ही रहता था और साक्षी भी उनकी फेवरेट नर्स थी, तो काम के सिलसिले में दोनों का काफ़ी वक्त एक साथ गुजरने लगा। उन दोनों के बीच सिर्फ काम को लेकर वार्तालाप होता था। साक्षी को स्टाफ से पता चला कि गोपाल की पत्नी का देहांत हो चुका है। वह अपनी माँ और 10 साल की बेटी के साथ रहता है। एक दिन गोपाल ने साक्षी को अपने कमरे में बुलाया और उसे बताया कि सहदेव से तलाक ले रहा है
और उसके दोबारा शादी करने के चर्चे भी सुनाई दे रहे हैं। साक्षी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह सिर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। गोपाल ने उसे पानी पिलाया, दिलासा दी और कहा उसे सहदेव से फौरन बात करनी चाहिए। साक्षी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सहदेव ऐसा कैसे कर सकता है। तलाक वाली तो कोई बात ही नहीं हुई उन दोनों के बीच, और दोबारा शादी। पहली पत्नी जीवित होते हुए भी उसका कोई मतलब नहीं बनता। साक्षी ने गोपाल से कहा उसे कोई गलत फहमी हुई है, सहदेव ऐसा कभी नहीं कर सकता। गोपाल बोला गलत फहमी ही सही, लेकिन तुम आज ही सहदेव के घर जाकर एक बार उससे बात जरूर करो। तुम अभी अपने घर जाओ और अपने मम्मी पापा के साथ सहदेव के घर पहुंचो। मैं सहदेव के मामा जी को भी फ़ोन कर देता हूँ, और वो तुम्हारे पापा के दोस्त भी हैं, शायद बात को संभाल सके। साक्षी को गोपाल की जल्दबाजी हैरान कर रही थी, पर गोपाल ने उसे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। घर पहुंचकर साक्षी ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई। उन्होंने फैसला किया कि बिना आग धुआं नहीं उठता। 2 महीने से कोई बात नहीं हुई, कोई फ़ोन नहीं आया। जाकर पता लगाना चाहिए, मिलना चाहिए, और अगर साथ ही रहना है तो समझौते की कोशिश करनी चाहिए। साक्षी का भाई भी उनके साथ हो लिया। रात 8 बजे दरवाजे पर साक्षी को परिवार सहित देखकर पहले तो साक्षी के साथ शक पका गई, फिर वहीं खड़े खड़े नाराज स्वर में बोली अब क्या लेने आई हो यहाँ पर। साक्षी से अचानक कोई जवाब न बन पड़ा तो उसके पिता आगे बढ़े और बोले अपने घर आई है बहन जी, कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे गोपाल और सहदेव के मामा भी अंदर आ गए। घर के भीतर पैर रखते ही बरामदे में छोटी सी बल्बों की लड़ी और फूलों की सजावट देखकर साक्षी को एहसास हो गया कि गोपाल की आशंका सही है। वह क्रोध की अग्नि में जलने लगी। अचानक ही सब लोग लज्जा त्याग कर पूरे जोर से चिल्लाई सहदेव कहाँ हो तुम, बाहर निकलो। उसकी चिल्लाहट सुनकर सहदेव समेत उसके भाई बहन और कुछ और रिश्तेदार चौंक कर बाहर आ गए। सहदेव उसके पास आकर धीरे से बोला आ गई तुम, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? आओ बैठक में सब आराम से बात करते हैं। साक्षी फिर चीखी बैठक में क्यों, मेरे कमरे में क्यों नहीं? सहदेव फिर बोला तुम जो इतने लोगों को साथ ले आई हो, हमारे कमरे में कहाँ इतनी जगह है, आराम से वहाँ बैठकर बात करते हैं। साक्षी सहदेव पर क्रोधित दृष्टि डालती हुई दंदनाती अपने कमरे में घुस गई। कमरे में घुसते ही उसकी नजर दुल्हन के लिबास में सजी धजी एक कमसिन लड़की पर पड़ी, जो उसे देखते ही घबराते हुए पलंग से उतरकर उसके सामने खड़ी हो गई। साक्षी उस घबराई सी दुल्हन को देखकर खुद भी घबरा गई और जड़ सी खड़ी रह गई। उसने बहुत जल्द भांप लिया कि लड़की की उम्र 21-22 से ज्यादा नहीं थी। गुस्से में भी उसे उस लड़की पर दया आ गई। उसे सहदेव पर घिन हो आई। बाहर उसके और सहदेव के परिवार वालों के बीच जुबानी जंग चल रही थी। साक्षी चुपचाप कमरे से बाहर आई, सहदेव के पास गई और पूरी ताकत लगाकर उसने सहदेव के मुंह पर एक झनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। सब अचानक चुप होकर उन दोनों को देखने लगे। सहदेव सिर झुकाए अपने गाल को सहला रहा था। बेटे और भाई की बेइज्जती माँ और बहन से बर्दाश्त नहीं हुई और वह साक्षी की निंदा करने लगी। उसे बांझ, अपशगुनी और आवारा जैसे शब्दों से कोसने लगी। अचानक साक्षी फट पड़ी और चिल्लाने लगी मैं बांझ नहीं हूँ, बांझ तो मेरा पति है, तुम्हारा बेटा बांझ है, तुम्हारा भाई बांझ है, सहदेव है बांझ, सहदेव। सारा अपशगुन तो उसकी वजह से है, सबसे सच छुपाया, मुझसे शादी कर ली। जब मैंने टेस्ट करवा कर यह साबित कर दिया कि मैं माँ बन सकती हूँ तो मेरे पैरों में गिर गया कि मैं इसकी कमी छुपा लूं और अपने से 13-14 साल छोटी लड़की ब्याह लाया ताकि उसे भी 10-15 साल तक बेवकूफ़ बनाता रहे, उसके तन और मन से खेलता रहे, फिर उसे भी बांझ साबित करके तीसरी शादी कर ले। वह इतना जोर से चिल्ला रही थी कि अड़ोसी पड़ोसी भी अपनी छत पर से उसे ही देख रहे थे। लेकिन आज साक्षी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह कमरे से नई दुल्हन का हाथ पकड़कर बाहर ले आई और फिर चिल्लाई तेरा पति बांझ है, झूठा है, धोखेबाज है, उसने मुझसे धोखे से शादी की और मुझे बांझ साबित कर दिया, अब तेरे साथ भी यही करेगा। इसके घर वाले भी सब जानते हैं, इन्होंने बिना किसी सबूत और डॉक्टरी जांच के मुझे बांझ मान लिया, जबकि बांझ तो इनका अपना सपूत है। बांझ तो बांझ नामर्द भी है जिसने 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अपनी माँ को एक सच नहीं बता सका। बोलते बोलते गुस्से से साक्षी हांफने लगी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। साक्षी की ननंद ने अपने भाई की तरफ से कुछ कहना चाहा तो गोपाल ने एक टेस्ट रिपोर्ट उसे दिखाई और बोला जब मैं कॉलेज में था एक प्रोजेक्ट के लिए सहदेव और मैंने खेल खेल में फर्टिलिटी टेस्ट करवाया था। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने बताया था
कि सहदेव का स्पर्म काउंट इतना कम है कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। जब मैंने सहदेव की शादी की खबर सुनी तो मैंने उसे कहा कि वह शादी ना करे, लेकिन उसने मुझे बताया कि वह अपना इलाज करवा रहा है और अब वह काफी हद तक ठीक है। उसने मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया कि कहीं मैं उसका भेद न खोल दूं। मुझे नर्सिंग होम के स्टाफ से पता लगा कि साक्षी बच्चा न होने के कारण परेशान है, तो मैं सारा मामला समझ गया। आज सुबह 4 बजे जब आप लोग दुल्हन को लेकर घर आ रहे थे तो मैं वॉक पर जा रहा था। साक्षी को सब कुछ तो नहीं बता पाया, लेकिन उसे यहाँ आने के लिए मना लिया। मैं नहीं चाहता था कि सहदेव एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करे। गोपाल के चुप होने के साथ ही वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। सुनाई दे रही तो सिर्फ साक्षी और नई दुल्हन की सिसकियां। साक्षी ने कुछ ही दिन बाद तलाक का केस डाल दिया। सहदेव और उसकी मां ने साक्षी को तलाक न लेने की बहुत मिन्नतें की, बहुत माफियां मांगी, बच्चा गोद लेने के लिए भी ऑफर दिया, लेकिन साक्षी किसी तरह ना मानी। उसका दिल और भरोसा दोनों टूट चुके थे। साक्षी ने तलाक के अलावा सहदेव से कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए उसे साल भर के भीतर तलाक भी मिल गया। सहदेव की दूसरी पत्नी ने भी शादी तोड़ दी और तलाक ले लिया। साक्षी के माँ बाप चाहते थे कि वह दोबारा घर बसा ले, लेकिन साक्षी फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं थी। सहदेव के लिए उसके मन में कोई भावना शेष नहीं थी, लेकिन उसमें तलाकशुदा होने की हीन भावना आ गई थी। इस भावना से उभरने में गोपाल ने उसकी बहुत मदद की। वह कभी उसे खाली न बैठने देता, उसे कोई न कोई काम सौंप देता। धीरे धीरे वे दोनों दोस्त बन गए। गोपाल अक्सर काम के बाद उसे घर छोड़ने लगा। वह एक आजाद ख्याल व सुलझा हुआ शख्स था और साक्षी की बहुत इज्जत करता था। साक्षी भी एक सीधी सादी, कर्मठ और प्यार करने वाली लड़की थी। तलाक के लगभग 1.25 साल बाद सबकी रजामंदी से दोनों ने शादी कर ली। गोपाल की बेटी के लिए साक्षी की ममता का स्रोत आवेग से बह निकला और आज मंजीत की पैदाइश ने साक्षी के माथे पर लगे हर कलंक को धो डाला। पुरानी यादों के भंवर में डूबते उतरते साक्षी की आंख लग गई। उसके होठों की मुस्कान उसके मन की प्रसन्नता और आत्मा की खुशी की गवाही दे रही थी। फ्रेंड्स, बेपरवाही कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।